हेलो, वेलकम टू सेशन कोचिंग सेंटर। मैं आपका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं जितने बच्चे इस चैनल पर न्यू हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आप उसका फ़ायदा उठा पाएँ। देखिए, आज जो हमारे प्रैक्टिस सेट है ये जीएस का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। इसमें हमने टॉप 15 क्वेश्चन लिए, ठीक है। कितने लिए? टॉप 50 क्वेश्चन लिए, 50, ठीक है भाई। कितने क्वेश्चन है? टॉप 50 क्वेश्चन, ठीक। आशा करता हूँ आपसे बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे और सारे पीवाई क्यों भी हैं, क्या है? पीवाई क्यों, ठीक है। तो आशा करता हूँ मैं सारे बच्चे बहुत अच्छी तरह से समझेंगे इसे और समझेंगे, ठीक है, और इसे याद करेंगे, ठीक है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हुए लेख ऊपर वाले का नाम, ये देखिए। दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? चैत्र और शुक्ल पक्ष के एकम दिन में नहीं, फागुन और शुक्ल पक्ष एकादशी में नहीं, आषाढ़ और कृष्ण पक्ष त्रयोदशी में नहीं। कब मनाई जाती है? फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी में मनाया जाता है, ठीक। देखिए, दृक् पंचांग एक व्यापक ऑनलाइन हिंदू पंचांग है जो विस्तृत ज्योतिषीय और कैलेंडर संबंधित जानकारी प्रदान करता है। इसका प्रयोग विभिन्न हिंदू धार्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों के लिए, शुभ तिथियों और समय का निर्धारण करने के लिए, है ना, कहते हैं ना, समय का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। दिन पंचांग में त्योहार, व्रत, उपवास की स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण हिंदू घटनाओं पर डेटा शामिल है। यह प्रतिदिन पंचांग वितरण जैसे तिथि, चंद्र दिवस, नक्षत्र, योग दिवस और करण और वार, सप्ताह का दिन प्रदान करने के लिए सटीक खगोलीय गणना का उपयोग करता है, ठीक। याद रखो। आगे देखिए, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म में प्रमुख देवता में से एक भगवान शिव को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है, ठीक है। यह प्रतिवर्ष हिंदू महीने फाल्गुन या माघ में घटते हुए चंद्रमा की 14वीं रात को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14वीं रात को मनाया, चंद्रमा की 14वीं रात को मनाया जाता है, क्या? महाशिवरात्रि, ठीक है। यह त्योहार अनुष्ठान, उपवास यानी कि व्रत रखते हैं ना, रात भर जागकर और शिव मंत्रों के जाप से चिन्हित है। भक्त शिव मंदिरों में विशेष पूजा करने और शिवलिंग को दूध, शहद और बिल बेल के पत्ते चढ़ाने के लिए जाते हैं, ठीक है। और देखिए, माना जाता है कि महाशिवरात्रि वह दिन है जब शिव ने पार्वती से विवाह किया था, ठीक। जब शिव ने, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, महाशिवरात्रि पार्वती से विवाह किया था या तांडव किया था, या क्या किया था? तांडव, जो सर्जन, संरक्षण और विनाश का एक ब्रह्मांडीय नृत्य है। इसे आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जो दीर्घायु और समृद्धि का आशीर्वाद मांगने वाले भक्तों को क्या है? आकर्षित करता है, ठीक है। यानी कि जो लंबी उम्र मांगते हैं उनके लिए, ठीक है। यह त्योहार आत्म संयम, ध्यान और मन और आत्मा की वृद्धि, शुद्धि पर जोर देता है, ठीक है। मन की अपने आत्मा की शुद्धि के लिए जोर दिया जाता है इसमें, ठीक। आगे देखिए, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस भारतीय ओलंपिक ने प्लेइंग टू विन किताब, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? किसकी है? साइना नेहवाल की, ठीक। किसके भी? साइना नेहवाल की, ठीक। देखिए, ये आपकी साइना नेहवाल। साइना नेहवाल भारत की स्टार बैडमिंटन, कौन सी खिलाड़ी? बैडमिंटन खिलाड़ी, और विश्व की नंबर 4 पर आती है, ठीक है। पद्मश्री और खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित है, ठीक। ये वो लड़की है जिसने 22 साल की उम्र में ही, कितनी साल की उम्र? 22 साल की उम्र में ओलंपिक मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। प्लेइंग टू विन में, ये पुस्तक में क्या कहा उसने? प्लेइंग टू विन में वे अपने बचपन और बढ़ते वर्ष, अपने जीवन से सबसे महत्वपूर्ण लोगों के साथ अपने रिश्ते, अपने प्रसिद्ध कैरियर के उतार चढ़ाव, ठीक है, जिला स्तर की जीत से लेकर ओलंपिक तक किसी भी खेल सफल होने के लिए आवश्यक बलिदानों के बारे में बात करती है, ठीक है। याद रखोगे, ठीक। वेरी गुड। आगे देखिए, खिलाड़ी और उसके पुस्तक, ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पार्ट। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आता है हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे किसी का हो, है ना। मेरी कॉम की है,
मेरी कॉम की पुस्तक कौन की है? अनब्रेकेबल। ठीक है। क्रिस गेल कौन सी है? सिक्स मशीन। आई डोंट लाइक क्रिकेट, है ना। क्रिस गेल की आई डोंट लाइक क्रिकेट, आई लव इट। ठीक है। वसीम अकरम क्या है? वसीम, वसीम नाम से एक पुस्तक है। अनिल कुंबले, अनिल कुंबले क्या है? वाइड एंगल। क्या है? वाइड एंगल। सानिया मिर्जा क्या है? एस अगेंस्ट ओड्स, एस अगेंस्ट ओड्स। ठीक है। युवराज सिंह क्या है? द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, है ना, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है, याद रखो। वेरी गुड। आगे देखिए, निम्न में से कौन से पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य है? ठीक है, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? केवल विकास और आधुनिकीकरण और समानता? नहीं। केवल विकास नहीं। विकास और बिचौलियों का उन्मूलन? नहीं। क्या है? विकास और आधुनिकीकरण, समानता और आत्मनिर्भरता। सबसे मेन चीज तो आत्मनिर्भरता है। ठीक है भाई। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं की अवधारणा भारतीय संविधान में कहां से ली गई है? रूस से ली गई है, यानी सोवियत संघ से ली गई है। ठीक है। जिसे आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू किया गया था। ठीक है। सोवियत प्रणाली यानी कि रूस की प्रणाली की आर्थिक योजनाओं का भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। विशेष रूप से गहरा प्रभाव पड़ा। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद आर्थिक विकास पर अपने प्रयासों को निर्देशित करने के लिए भारत सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं को अवधारणा बनाई। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई। इस योजना को बनाने और लागू करने के लिए भारत का योजना आयोग स्थापित किया गया। ठीक है। आगे देखिए, पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू की गई थी और इस योजना को बनाने और लागू करने के लिए योजना आयोग स्थापित की गई। ये बात हो गई। और ये देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, एनडीसी, राष्ट्रीय नेशनल विकास परिषद, है ना, या फिर कह सकते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, है ना, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। इसमें सभी प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल मंत्री शामिल हैं। पंचवर्षीय नीति को मंजूरी देने वाली अंतिम प्राधिकारी है। ठीक है। योजना आयोग भारत सरकार में एक संस्था है जिसने भारत की पंचवर्षीय योजना बनाई। 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना आयोग को भंग करने और नीति आयोग नामक एक नए संस्थान बदलने का घोषणा की थी। ठीक है। अब किस नाम जाना जाता है? नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चीज भी। ठीक। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चली थी। ठीक। ये अवधि दे रखी है। पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1951 से 1956 तक चली। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चली थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ कब तक चली? 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ठीक है। तीसरी पंचवर्षीय 1961 से लेकर 1966 तक चली थी। ठीक है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी। ये क्या थी? योजना अवकाश रहा था। ठीक है। योजना का अवकाश रहा था। वार्षिक, इसमें क्या चलाई थी? वार्षिक योजनाएं चलाई थी। ठीक है। 1966 से लेकर 1969 तक। ठीक है। चौथी पंचवर्षीय योजना चली थी 1969 से 1974 तक चली थी। ठीक है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 चली थी। और छठी पंचवर्षीय योजना चली थी 1980 से 1985 तक। यहाँ भी 2 साल का भाई, अब 78 से कितना 80 तक 2 साल का क्या रहा था? अवकाश रहा था। ठीक, याद रखोगे। अब फिर देखिए, सातवीं पंचयोजना कब चली थी? 1985 से 1990 तक। वार्षिक योजनाएं 1989 और 91। ये क्या रही थी? 2 साल की वार्षिक योजना बनाई थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक। और नवी पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक। और 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक। ठीक, लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई थी। उसने 2014 में क्या कर दिया था? नरेंद्र मोदी ने नीति आयोग ले आते हैं ना पंचवर्षीय योजना को। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? ठीक, कौन सा भाई? ताजमहल उत्तर प्रदेश में तो ताज ही होगा, है ना। एमपी कहाँ पे है? बताइए, एमपी कहाँ पे है? आप
आपके लिए छोड़े क्वेश्चन, ठीक। बताइए, ताज महोत्सव 2024 में 17 से 27 फरवरी तक मनाया जाता है, ठीक। 2024 में 17 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाला है, ठीक है। ये हो चुका है, यानी कि 2024 में तो ये क्या हो चुका है भाई, है ना, 17 से 27 फरवरी तक, ठीक है। स्थान ये आगरा में शिल्पग्राम में ताजमहल के पास अपने ऐतिहासिक महोत्सव के लिए मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? शिल्पग्राम एक गांव है और ताजमहल के पास में है, मनाया जाता है, ठीक है। यह उत्सव मुगल सम्राट शाहजहां और मुमताज की अमर प्रेम कहानी को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। उनकी प्रेम कहानी के अमर प्रेम कहानी को क्या कर सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। सांस्कृतिक पर्यटन, ताज महोत्सव का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के स्थानीय कलाकारों, शिल्पकारों और पाक विशेषज्ञों और कलाकारों की प्रतिभा का प्रदर्शन करना है, ठीक है। आगे देखिए, उद्घाटन संस्करण। पहला ताज महोत्सव 1900 कब मनाया गया था? 1992 में मनाया गया था, ठीक है। आगामी कार्यक्रम इसका 32वां संस्करण है, ठीक है, जो 2024 में मनाया गया था। ये कौन सा 32वां संस्करण था इसका, ठीक है। पर्यटन विभाग यह उत्सव सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है, ठीक है। पर्यटन विभाग के द्वारा आयोजित किया जाता है। मुगल शैली को शोभा यात्रा, इसमें एक वार्षिक मुगल शैली की शोभा यात्रा शामिल है, जो इस आयोजन की भव्यता में इजाफा करती है, ठीक है। शिल्पकारों की भागीदारी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के सैकड़ों स्थानीय शिल्पकार अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए एकत्रित होते हैं, ठीक है। सांस्कृतिक विविधता। भारत की सांस्कृतिक विविधता का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न कला रूप और व्यंजनों और परिदर्शकों को देखने की उम्मीद करते हैं, ठीक। आगे देखिए, अब आता है नई आर्थिक नीति के भाग में भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति कब लागू की गई थी? उस समय निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री थे, ठीक। प्रधानमंत्री बार पूछा आपसे, कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, नरेंद्र मोदी नहीं, क्या थे? पीवी नरसिंह राव, ठीक। मनमोहन सिंह नहीं थे, ठीक है। देखिए, नई आर्थिक नीति 1991 में भारत में एक विशिष्ट आर्थिक संकट के दौरान नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी, ठीक। 90 के दशक में के दौरान भारत मुद्रास्फीति, भुगतान संतुलन का उलटना, उच्च राजकोषीय घाटा, तेल संकट या विपरीत विदेशी मुद्रा भंडार आदि जैसी व्यापक आर्थिक समस्याओं का सामना कर रहा था, ठीक। इन व्यापक आर्थिक समस्याओं का मुकाबला करने के लिए भारत में IMF, विश्व बैंक के बाद अर्थव्यवस्था में सुधार करना चुना। नई आर्थिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण 3 व्यापक नीतियां थी, ठीक है। आगे देखिए, कौन कौन सी थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ठीक है। ये तीनों क्या थी? व्यापक नीतियां थी, ठीक है। आगे देखिए, वकील और राजनेता PV नरसिंह राव ने 1991 से 1996 तक भारत का नवा प्रधानमंत्री के रूप में नेतृत्व किया। उन्हें अक्सर भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है, याद रखोगे, भारतीय आर्थिक सुधारों के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास एवं महत्वपूर्ण प्रशासन और विभिन्न घरेलू घटनाओं का निरीक्षण किया, जिसका भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा, ठीक है। उन्होंने वंगारा, तेलंगाना के वर्तमान हनुमा कोंडा जिले के भीमादेव पल्लव मंडक के एक गांव में लाया था, जहां पामुला पर्थी रंगा राव और रुक्मिनम्मा ने उन्हें गोद लिया था, ठीक। देखिए, उन्होंने वंगारा तेलंगाना के वर्तमान हनुमा कोंडा जिले के विभादेव पल्लव मंडल के एक गांव में लाया गया था, जहां पामुला पर्थी रंगा राव और रुक्मणी अम्मा ने उन्हें गोद लिया था, ठीक। किसको? आपके जो प्रधानमंत्री थे, कौन? PV नरसिंह राव, ठीक। भारत संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल द्वारा विधेयक पर सहमति से संबंधित है? देखिए, राज्यपाल द्वारा विधेयक, कोई विधेयक कानून पर सहमति से संबंधित है, कौन सा है?
102 नहीं, अनुच्छेद 164 नहीं, 264 नहीं, कौन सा? अनुच्छेद 200। ठीक है, ये सहमति पर संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 200 यह बताता है कि जब राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक के प्रति अपनी सहमति देता है। ठीक है, कि वह अपने सहमति रोक सकता है, वह अपनी विधेयक क्या उसके भाई मन की इच्छा है वो रोक भी सकता है ना। ये कौन बताता है? मन की इच्छा तो नहीं है, लेकिन ये हमारे संविधान का आर्टिकल उसे 270 अंतर देता है ना भाई, रोक सकता है, किसी विधेयक पर अपनी प्रति सहमति देता है, या फिर किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारांत सुरक्षित रखता है। ठीक है, राज्यपाल यथाशीघ्र धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयक को राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के लिए संदेश सहित वापस कर सकता है, लेकिन यदि विधेयक संशोधन के साथ या बिना संशोधन के विधानमंडल द्वारा फिर से पारित किया जाता है तो राज्यपाल उसे सहमति नहीं रोक सकता। ठीक है, सहमति नहीं रोक सकता। ठीक है भाई, आगे देखिए अनुच्छेद 201, जब किसी विधेयक को राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक के प्रति अपनी सहमति देता है या उसे सहमति रोक लेता है। ठीक है, क्या कहते हैं, या वह उससे सहमति रोक लेता है। यह राज्यपाल द्वारा उसके विचारांत सुरक्षित रखे गए विधेयक के प्रति राष्ट्रपति की सहानुभूति और विनियमितता करता है। ठीक है, विनियमित करता है। संविधान का अनुच्छेद 164, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अन्य प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी। मंत्री राज्यपाल के पर्यटक अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 264, भारत संविधान का अनुच्छेद 264 वित्तीय आपातकाल प्रावधान की परिभाषा से संबंधित है। यह परिभाषा करता है। ठीक है, विशेष रूप से यह बताता है कि संविधान के भाग 12 पर लागू होता है, जो केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों को संबोधित करता है। ठीक है, यह अनुच्छेद यह भी स्पष्ट करता है कि इस भाग में प्रयुक्त कुछ शब्द जैसे वित्तीय वर्ष और रेलवे न्यायाधिकरण इसी भाग के बाद के खंडों में बताया गया है। ठीक है, आगे देखिए योजना का कौन सा भाग मल द्वारा भोजन का कौन सा भाग मल द्वारा बाहर निकाला जाता है। भोजन में विटामिन, ये क्यों लिखा, विटामिन कौन निकालता है भाई मल द्वारा। भोजन में ग्लूकोज कौन निकालेगा। भोजन में पोषक तत्व नहीं, क्या करता है, अप्रयुक्त भोजन मल द्वारा बाहर निकलता है। ठीक, आगे देखिए ग्लूकोज एक साधारण शर्करा और जीवन विज्ञान में एक आवश्यक कार्बोहाइड्रेट है जो कोशिका के लिए प्राथमिक ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, यह कोशिका श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। कौन? ग्लूकोज। ठीक है, ये सेल के लिए श्वसन या ब्रीथ करने के लिए महत्वपूर्ण है। जहाँ कोशिकाएं ग्लूकोज और ऑक्सीजन को ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, शरीर अग्न्याशय द्वारा उत्पादित इंसुलिन और ग्लूकागन जैसे हार्मोन के माध्यम से रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। ठीक, आगे देखिए पोषक तत्व भोजन में प्राप्त पदार्थ हैं जो विकास, ऊर्जा और शारीरिक कार्यों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। इन्हें मैक्रोन्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन, खनिज जैसे वर्गीकृत किया जाता है। प्रत्येक शरीर में अनूठी भूमिका निभाता है। ठीक है, इन भोजन तत्वों के संतुलन मिश्रण का उचित सेवन सामग्री व्यवस्था और रोगों को रोकथाम के लिए आवश्यक है। ठीक, आगे देखिए राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बुलाने वाला कौन है। ठीक है,
राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर कौन बुला सकता है? उपाध्यक्ष नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, कौन? राज्यपाल। ठीक, आगे देखिए। राज्यपाल भारत का राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा पर पद धारण करता है, जिसका अर्थ है कि राष्ट्रपति किसी भी समय बिना कारण बताए क्या कर सकता है? राज्यसभा में राज्यपाल को पद से हटा सकता है। ठीक है, यह शक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 156 सप्लोज 1 में है। ठीक है, के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा सलाह दी जाती है, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है। ठीक, व्यवहार में इसका मतलब है कि राज्यपाल को हटाने और निर्णय आमतौर पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। कई कारण हैं जिनकी वजह से केंद्र सरकार राज्यपाल को हटाने या चाह सकती है, इनमें शामिल हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए। यदि राज्यपाल ऐसे तरीके से कार्य कर रहा है जो कि कौन सा है, असंवैधानिक या अवैध माना जाता है, तो उसे क्या केंद्र सरकार हटा सकती है भाई? यदि राज्यपाल अपने संवैधानिक कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा, जैसे कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को सहमति प्रदान नहीं कर रहा, तो उसे केंद्र सरकार हटवा सकती है। यदि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य नहीं कर रहा, तो भी उसे हटवा सकती है। यदि राज्यपाल ऐसे तरीकों से कार्य कर रहा है जिसे राज्य या देश के हितों के लिए हानिकारक माना जाता है, तो उसे सरकार हटा सकती है। हालांकि केंद्र सरकार स्पष्ट और सम्मोहक कारण के बिना राज्यपाल को हटाने की भावना नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि राज्यपाल को हटाना एक गंभीर मामला है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच संबंधों को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, आगे देखिए। उपाध्यक्ष लोकसभा के दूसरे सबसे ऊंचे विधायिक अधिकारी हैं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 93 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में चुनाव का प्रावधान करता है। लोकसभा में 16 महीने से उपाध्यक्ष नहीं है, इसके बजाय सांसद के एक पैनल ने अध्यक्ष की सहायता की। ठीक है, आगे देखिए। मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी अर्थात वास्तविक कार्यकारी अधिकारी है। संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। अनुच्छेद 164 केवल यह कहता है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, कौन सा कहता है? 164। ठीक है, 164 कहता है इस चीज को। ठीक है, और देखिए, राज्यपाल को राज्य विधानमंडल में बहुमत वाली दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, लेकिन जब विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो राज्यपाल अपने व्यक्तित्व विधेयक का प्रयोग कर सकता है और फिर उसे उचित अवधि के लिए भीतर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, क्या कहा इसमें? लेकिन जब विधायक में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होता, तो राज्यपाल अपने व्यक्तिगत विवेक का प्रयोग कर और फिर उसे उचित अवधि के भीतर बहुमत साबित करने के लिए कह सकता है। ठीक है, आगे देखिए। अध्यक्ष आर्टिकल 93 अभी बता चुका हूँ, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की नियुक्ति से संबंधित है। लोकसभा के पद से उद्घाटन धर्म M.A. अयंगर थे। ठीक, लोकसभा के पद से। और लोकसभा के उपाध्यक्ष की कार्यकाल अवधि लोकसभा के कार्यकाल के 5 वर्ष होती है। ठीक, आगे देखिए। देखिए, वैदिक काल में राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए थे? ठीक है, वैदिक काल में राजाओं के लिए धार्मिक अनुष्ठान किसने किए थे? वर्जपति ने नहीं, ग्रामीणी ने नहीं, सेनानी ने नहीं, किसने किए थे? पुरोहित ने। ठीक है, आगे देखिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित हो जाएगा। ठीक है,
वैदिक काल की शुरुआत 1500 से 16 ईसा पूर्व से है। क्या 1500 से 600 ईसा पूर्व से है, ठीक है। वैदिक काल में दो भागों में विभाजित किया गया था, प्रारंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, ठीक। 1500 से 1020 ईसा प्रारंभ 1000 ईसा पूर्व क्या रहा था, बीसी या बीसी कह सकते हैं, बीसी तक क्या रहा था आपका प्रारंभिक वैदिक काल रहा था। 1000 से 600 ईसा पूर्व तक क्या रहा था आपका वैदिक काल रहा था, ठीक है। वास्तव में आर्यों ने 1100 से 600 ईसा पूर्व के बीच विंध्याचल को पार किया और मध्य प्रदेश में प्रवेश किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आते हैं, ठीक है। आगे देखिए, पूर्व वैदिक काल यह 1500 ईसा पूर्व में शुरू हुआ और 1000 ईसा पूर्व में समाप्त हुआ। जाति व्यवस्था लचीली थी और जन्म के बजाय पेशे पर आधारित थी, ठीक है। शुद्ध शुद्ध या असपर्श की कोई अवधारणा नहीं थी, ठीक है। महिलाओं को इस अवधि में अपनी स्वतंत्रता की अनुमति थी, उन्हें उस समय की राजनीतिक प्रक्रियाओं में कुछ हद तक भाग लेने की अनुमति थी, ठीक है। राज्य मंत्र तरल या राय को क्योंकि राजाओं को समिति नामक स्थानीय सभा द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता था, ठीक है। ऋग्वेद इस पाठ को इस काल का सबसे पुराना पाठ कहा जाता है, ठीक है, ऋग्वेद में, ठीक है। आगे देखिए, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक पूर्व में समाप्त हुआ। इस काल में जाति व्यवस्था अधिक कठोर हो गई, जिसे जन्म मुख्य मानदंड था, ठीक है। शूद्र उत्तर वैदिक काल में एक मुख्य आधार बन गया था। इनका एकमात्र कार्य उच्च जाति की सेवा करना था, ठीक है। महिलाओं को समाज में उत्तर वैदिक काल में भागीदारी से वंचित करने और उन्हें अधीनस्थ और विनम्र भूमिका में रखा गया था, ठीक है। जैसे जैसे इस काल में समाज अधिक शरीकृत होता गया, स्थिर और नेतृत्व की आवश्यकता महसूस हुई। इस प्रकार राजाओं का निरंकुश शासन अधिक से अधिक प्रमुख होता गया, ठीक है। यजुर्वेद में सामवेद और अर्थवेद इस पाठ को इस काल का बाद का पाठ माना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, ये देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटर मार्ग है ना, नेशनल वाटरफॉल किस राज्य से संबंधित है ना। राष्ट्रीय जलमार्ग 10 किस राज्य में है, ठीक, किस राज्य में है, महाराष्ट्र में। किस में है भाई, महाराष्ट्र में, ठीक है। केरल में नहीं है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, कहाँ पे, महाराष्ट्र में, ठीक। आगे देखिए, भारत में आंतरिक जलमार्ग का एक विशाल नेटवर्क है जिसमें नदी, निकाय, नहरें, बैक वाटर और किरणें शामिल हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार 111 आंतरिक जलमार्ग भारत में पहले शोषित 5 राष्ट्रीय जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर दिया गया है, ठीक है। ये बात याद रखना। भारत के जलमार्गों में प्रभारी एक संवैधानिक प्रावधान देख ले आप, ठीक है, इसे याद कर लो, ये इम्पोर्टेंट है। 2016 में राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम के तहत घोषित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में से 13 नेशनल वाटरफॉल है ना, शिपिंग और नौवहन के लिए चालू किए गए थे। इनमें पर कार्गो, यात्री और पोस्ट चल रहे हैं, ठीक है। देखिए, मैं आपके लिए एक टेबल लाया हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। देखिए, नेशनल वाटरफॉल फर्स्ट गंगा भागीरथी हुगली नदी पर है, हल्दिया इलाहाबाद में। कहाँ पर है, इलाहाबाद में। लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पे, राज्य कौन कौन से है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। ये इसमें उत्तर राज्य आते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है, दूसरा वाटरफॉल, नेशनल वाटरफॉल कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी पर है, धुबरी और सादिया, ठीक है, धुबरी और सादिया। कितना लंबाई है, 891 किलोमीटर, 891 असम में, यानी कि लगभग 900 किलोमीटर, ठीक है, असम में, ठीक है। फिर क्या है, नेशनल वाटरफॉल 3 पश्चिम तट पर नहर है, कोट्टापुरम, कोल्लम, चंपाकारा,
और उद्योग मंडल नहरें हैं, ठीक है। 205 किलोमीटर की लंबाई है केरल में, ठीक है। कहाँ पर? केरल में। NH3 कहाँ पर है? NW कहाँ पर है? NW3 कहाँ पर? केरल में, ठीक है। NW4 कृष्ण नदी के मुक्तियाला से विजयवाड़ा तक के खंड का चरण करता है। एक विकास है, कितने किलोमीटर की है? 82 किलोमीटर की है। आंध्र प्रदेश में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश, ठीक है। महाराष्ट्र में जलमार्ग कौन सा है? एक तो अभी नेशनल रोड 10 है अंबा नदी पर, महाराष्ट्र का 45 किलोमीटर का, ठीक है। दूसरा कौन सा है? नेशनल वाटरफॉल 83 है ना, राजपुरी किर्क में, 31 किलोमीटर का, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और ये 85 है रेवांडा क्रिक में, यह कुंडलिका नदी तंत्र पर, ठीक है। 31 किलोमीटर का, ये भी महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। फिर ये देखिए नेशनल वाटरफॉल 91 शास्त्री नदी जोगढ़ किर्क तंत्र पर, ठीक है। ये कितना है? 52 किलोमीटर महाराष्ट्र में, ठीक, याद रखोगे। आगे देखिए युग्म में से कौन सा युग्म गलत है, ठीक है। कौन सा युग्म गलत है, ठीक है, याद रखो। कौन सा? जिंक एक एल कौन है? नॉन मेटल है, सही बात है ना, सही बात है। गलत पूछा है हमसे। बहुमूल्य धातु प्लेटिनम बहुमूल्य, हाँ भी सही बात है, ये भी गलत हो जाएगा। लौह धातु, लोहा एक धातु है, सही बात है। लेकिन शीशा क्या है? अधातु है, ये गलत बात, ठीक है। अब हमारा आंसर क्या जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शीशे की परमाणु संख्या 82 यानी 82 है, तथा परमाणु द्रव्यमान कितना है? 207.2, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान इकाई है, ठीक है। यह एक भारी धातु है जो संघन, मुलायम और अत्यधिक आघातवर्धन वर्धीय होती है तथा इसका रंग नीला ग्रे होता है, ठीक है। शीशा का उपयोग सामान्यतः बैटरियों और किसमें किया जाता है? विविकरण, परिरक्षण तथा कुछ प्रकार के कांच और द्रव क्षरों में किया जाता है, ठीक है। हालांकि इसकी विषायकता के कारण शीशा और विषायकता को रोकने के लिए पेट और पाइप जैसे घरेलू उपकरणों का पेंट और पाइप जैसे घरेलू उपकरणों का काफी कम हो गया, ठीक है। आगे देखिए जिंक कौन सा है? जिंक, ठीक है। जिंक क्या कह रहा है? जिंक एक परमाणु संख्या कितनी? 30 है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान कितना है? द्रव्यमान कितना है? 65.38, ठीक है। यह एक नीली सफेद और चमकदार धातु है जो कमरे के तापमान पर भंगुर होती है ना, भंगुर होती है, लेकिन गर्म करने पर क्या होती है? आघातवर्धक हो जाती है, ठीक है। जस्ता का व्यापक रूप से उपयोग होने और इस्पात को जंग लगने से बचाने के लिए जिंक का ग्वाल है ना, और गवलाइन जिंक के साथ साथ पीतल जैसे मिश्र धातुओं में भी किया जाता है, ठीक है। यह मानव आहार में एक आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो प्रतिरक्षा कार्य, घाव भरने और DNA संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। आगे देखिए प्लेटिनम की परमाणु संख्या कितनी है? 78 है तथा परमाणु द्रव्यमान कितना है? 195.08 U है, ठीक है। ये एक संगणन आघातवर्धन तथा अत्यधिक अक्रियाशील धातु है जिसका रंग चांदी जैसा सफेद होता है, ठीक है। प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक कन्वर्टर्स, प्रयोगशाला उपकरणों, विद्युत उपकरणों और संगठनों के लिए आभूषण व्यापक के लिए किया जाता है। अक्षय प्रज्योति यह कोई इंपोर्टेंट नहीं, ठीक है। आगे देखिए लोहे की परमाणु संख्या कितनी है? लोहे की परमाणु संख्या 26 है तथा इसका द्रव्यमान याद रख लेना 50.56 है। ये चांदी के ग्रे कलर की नरम धातु होती है, ऑक्सीजन को होती है, और इसमें कुछ इंपोर्टेंट नहीं। आगे देख लो, आप पढ़ लेना, पढ़ना चाहें, ठीक। आगे देखिए राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए निम्न में से किस वर्ष रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था, ठीक है। किस वर्ष रोलेक्ट एक्ट पारित किया गया था? 1919 में, ठीक है। आगे देखिए रोलेक्ट एक्ट चैम्सफोर्ड के कार्यकाल के दौरान
सरकार द्वारा पारित किया गया था। यह फरवरी 1919 में पारित किया गया था। केंद्र विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था। इस अधिनियम को सरकार किसी भी संदिग्ध को बिना मुकदमे और कानून की अदालत में सजा कैद रखने का अधिकार तक दिया गया था। ठीक है, इसने सरकार को बंदी प्रत्यक्षीकरण को दबाने में सक्षम बनाया। यह युद्धकालीन रक्षा अधिनियम 1915 के दौरान दमन के प्रावधानों को एक स्थानीय कानूनों में बदलना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिए, वे युद्धकालीन रक्षा अधिनियम 1915 के दौरान दमन प्रावधानों को स्थानीय कानूनों से बदलना चाहते थे। ठीक है, 1918 की न्यायमूर्ति कौन थे? SAT, कौन थे? SAT रोलेट की समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। ठीक है, इस अधिनियम का भारतीय जनता ने विरोध किया और पारित किया कि सभी भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया। ठीक है, गांधी जी ने एक विरोध आंदोलन का आयोजन किया, जिसने परिणाम स्वरूप अमृतसर नरसंहार अप्रैल 1919 में हुआ। ठीक है, अमृतसर में नरसंहार में 1919 में हुआ। यह अधिनियम वास्तव में कभी लागू नहीं हुआ था। यह अधिनियम वास्तव में कभी लागू नहीं हुआ था जो गांधी ने चलाया था। ठीक है, आगे देखिए, यह अधिनियम सर सिडनी रोलाव के अधीन विरोध है ना, या विद्रोह समिति का सिफारिश पर अधिनियम किया गया था। डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू ने पंजाब में इस अधिनियम का विरोध किया, गिरफ्तार हो गए और इस गिरफ्तारी के जवाब में जलियांवाला बाग में भीड़ जमा हुई और 1919 में जलियांवाला बाग में नरसंहार हुआ। ठीक है, आगे देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष किस वाद्य से संबंधित है? किससे? अभी तबला से। किससे संबंधित है? तबला से। ठीक है, आगे देखिए, उस्ताद अल्लाह रखा खान उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी, जिन्हें अल्लाह रखा के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय तबला वादक हैं जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में विशेषज्ञ है, और सितार वादक पंडित रविशंकर के लगातार साथी थे। ठीक है, और देखिए, तबला का परिचय कराने में काफ़ी हद तक जिम्मेदार निभाई। अल्लाह खान ने 12 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और ताकि वह महान उस्ताद मीन कादिर बख्श से तबला सीख सके। ठीक है, और महान उस्ताद कौन थे? और देखिए ये क्या है, एक ख्याल हिंदुस्तानी संग्रह का है, महाभारत में। ठीक है, आगे देख लेना आप। ठीक है भाई, आगे देखिए, उस्ताद साबिर खान ये सबसे कम उम्र में हमारे देश में प्रसिद्ध तबला वादक थे। वे फर्रुखाबाद घराने के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी और एकमात्र प्रतिनिधित्व थे। ठीक है, प्रतिनिधि है। ठीक है, आगे देखिए, पंडित किशन महाराज बनारस घराने के से पंडित किशन महाराज एक तबला वादक थे। ठीक है, बनारस घराने से। कौन से? बनारस घराने से। ठीक है, इनका जन्म 3 दिसंबर 1923 को वाराणसी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए, भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके योगदान के लिए उन्हें 1973 में पद्मश्री और 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ठीक, पंडित किशन महाराज तबला बजाने अपनी अनूठी शैली के लिए बनारस और दिल्ली घराने का मिश्रण था। ठीक, आगे देखिए, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष भारत के एक महा हारमोनियम और तबला वादक थे। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हारमोनियम भी बजाता है। ठीक है, वे भारतीय शास्त्रीय संगीत के संगीतकार, शिक्षण और विद्वान भी थे। उन्होंने प्रख्यात संगीतों में शंकर अभिनव चट्टानों और अजय शंकर से मिश्रण किया था। संगीत में उन्होंने योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? कर्नाटक में कौन सा नहीं है? कित्तूर का किला कर्नाटक में ही है, होलसेल का मंदिर कर्नाटक में, गोल गुम्बद कहाँ पे? कर्नाटक में ही है। लेकिन क्या नहीं है, ये कहाँ पे? गुजरात के अंदर पक्कड़ का किला, पलक्कड़ का किला। ठीक, कहाँ पे? गुजरात के अंदर। ठीक, देखिए, पलक्कड़ का किला, पलक्कड़ का किला जिसे टीपू का किला भी कहा जाता है, केरल राज्य में, सॉरी मैं गुजरात गया था, केरल राज्य में। ठीक है, किसमें? केरल राज्य में। यह मूल रूप से 1766 में मैसूर के शासक हैदर अली द्वारा बनाया गया था। यह किला अपनी अच्छी तरह की सुरक्षित वास्तुकला के लिए जाना जाता है, मुख्य ग्रेनाइट का बना होता है। ठीक है, और देखिए, मैसूर युद्धों के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है,
इनमें अंग्रेज मैसूर सेनाओं के बीच के युद्ध हुए। आज यह किला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा बनाया जा सकता है और एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में कार्य करता है, जो केरल के ऐतिहासिक विरासत को क्या करता है, विरासत को प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखिए। किस्तूर का किला कर्नाटक राज्य में कहाँ के पर बेलागवी जिले में स्थित है। ठीक है, 8वीं शताब्दी में शुरुआत हुआ। अलप्पा गोड़ा सरदेसाई द्वारा बनाया गया था। ठीक है, किला ऐतिहासिक रूप से रानी चेन्नम्मा के साथ जुड़ा हुआ है, जिन्हें 1824 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक प्रसिद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, जिले के परिसर में एक महल, एक संग्रहालय और वीर रानी समक्षी का एक स्मारक शामिल है। कित्तूर का किला भारतीय इतिहास में प्रतिरोध और वीरता का प्रतीक है। ठीक है, आगे देखिए। होलसेल का मंदिर होलेविड में स्थित है, जो कर्नाटक राज्य में है। 12वीं शताब्दी में होलसेल साम्राज्य के राजा विष्णुवर्धन के संरक्षण में बनाया गया था। किसके संरक्षण में? राजा विष्णुवर्धन के संरक्षण में। यह मंदिर अपनी जटिल मूर्ति और विशिष्ट वास्तुकला डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है, जो होलसेल कला की विशेषता है। भगवान शिव को समर्पित है। कि कौन से भगवान समर्पित? भगवान शिव को समर्पित है। मंदिर परिसर में 2 बड़े मंदिर और भगवान हिंदू देवता और पौराणिक कथाओं और दर्शाता है। होलसेल में मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। ठीक है, और देखिए, और कला है, और कुछ नहीं इसमें खास। ठीक, आगे देखिए। गोल गुम्बद कर्नाटक राज्य में बीजापुर शहर में स्थित है। मकबरा किसने 1656 में बनाया गया था और बीजापुर सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के विश्राम स्थल है। ठीक है, और देखिए विशाल गुम्बद, गोल गुम्बद इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट है और यह मकबरा विशेष रूप से अपनी विस्परिंग गैलरी के लिए जाना जाता है, जहां सबसे छोटी आवाज भी कई बार गूंजती है। ठीक है, और ये कर्नाटक में गोल गुम्बद। ठीक है, याद रखना। और आगे देखिए भारत के संविधान ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मंजूर किया, जिसे 6 से 14 वर्ष के आयु के वर्ग के बच्चों के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार स्थापित हुआ। ठीक है, आगे देखिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 में दिसंबर 2002 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था। यह 1 जुलाई 2003 को प्रभावी हुआ। यह संशोधन ने संविधान में अनुच्छेद 21A में डाला, जिसे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार कर बनाया गया था। इसने राज्य के लिए एक आयु वर्ग और सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना अनिवार्य बताया। ठीक है, संवैधानिक आदेश को लागू करने के लिए बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान अधिनियम 2009 में अधिनियम लाया गया था। ठीक है, आगे देखिए। संवैधानिक संशोधन। ठीक है, संवैधानिक संशोधन किसी देश के संविधान में किया गया परिवर्तन है, जिसके लिए इसके अपनाने और एक विशिष्ट प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है। भारत में संवैधानिक संशोधन के लिए संसद दोनों सदनों को विशेष बहुमत मामले में बहुत कम से कम आधे राज्य विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे देखिए। अनुच्छेद 21A को 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन भारत संविधान में जोड़ा गया था। यह निर्धारित करता है कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित तरीके से 6 से 14 वर्ष के आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। ठीक है, याद रखोगे। आगे देखिए। बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम पारित हुआ था 2009 के अंदर। ठीक है, RTA अधिनियम भारतीय संविधान के 21A को प्रभावित करने के लिए अधिनियम है। यह अधिनियम करता है कि प्रत्येक राज्य को एक औपचारिक स्कूल में संतोषजनक, सम्मानजनक, गुणवत्ता वाले प्राथमिक मानदंड को रखना चाहिए। और कुछ इंपोर्टेंट नहीं इसमें। ठीक है, आगे देखिए। संशोधन का प्रभाव। इस संशोधन में भारत सरकार में प्राथमिक स्कूल और उल्लेखनीय वृद्धि की जाती है। इसमें भारतीय शिक्षा बुनियादी ढांचे और गुणवत्ता की प्राधिकरण
देख लेना, आप कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक। आगे देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश का क्या नाम था? मगध साम्राज्य पर कौन सा पहला? हर्यक वंश, ठीक है। आगे देखिए, हर्यक वंश प्राचीन भारत के एक सामग्री मगध का तीसरा शासक था, ठीक है, तीसरा शासक वंश था, जिसने परगोद वंश को बृहद वंश तक स्थान लिया था, ठीक है। नंदवंश ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में संवत 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान शासन किया था। मौर्य वंश, मौर्य साम्राज्य की स्थापना 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंका था, ठीक है, और तेजी से अपनी शक्तियां का विस्तार पश्चिम की ओर मध्यम में किया था, ठीक है। शिशुनाग वंश, शिशुनाग राजवंश एक प्राचीन भारतीय राजवंश था, जिसने ईसा पूर्व चौथी शताब्दी शुरुआत मगध राज साम्राज्य के शासन किया और अपनी स्थापना शिशुनाग ने की थी, और हर्यक वंश के उत्तराधिकारी और अपने शासनकाल के मगध को उत्तरी भारत में एक शक्तियों के राज्यों के रूप में मजबूत किया था, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में से किस माध्यम से सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार की जांच करती है, ठीक है, किसके माध्यम से जांच करती है? एमआरटीपी के माध्यम से, अधिनियम से, एमआरटीपी अधिनियम, ठीक है। आगे देखिए, एमआरटीपी अधिनियम निरस्त कर दिया गया है था और इसे प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के द्वारा 1 सितंबर 2009 से प्रभावी किया गया था, ठीक है। एकाधिकार या प्रतिबंधात्मक व्यापार पद्धति 1969 अधिनियम किया गया था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आर्थिक प्रणाली संचालन कुछ लोगों के हाथों में आर्थिक शक्तियों का संकेंद्रीकरण का परिणाम नहीं है। एकाधिकार नियंत्रण के लिए प्रावधान करना है, ठीक है। एकाधिकरण को प्रतिबंधात्मक व्यापार और पद्धतियों को प्रतिबंधित करना, ठीक है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में पारित किया गया था और यह प्रतिस्पर्धा संशोधन अधिनियम 2007 द्वारा संशोधन किया गया था, है ना, क्या गया है या क्या जाएगा, ठीक, क्या गया था, ठीक। आगे देखिए, एफईएम में विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ठीक है, जो 1999 में पारित किया गया था। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की जगह ले ली थी, ठीक है। एफईएमए का उद्देश्य विदेशी मुद्रा से संबंधित कानूनों को सुदृढ़ करना और संशोधित करने का है ना, सुधारना, संशोधित करना, ताकि व्यवस्थित तरीके से बाहरी व्यापार और भुगतान को सुगम बनाना और भारत एक विदेशी मुद्रा बाजार की विकसित किया जा सके, है ना। एफईएमए के भारत में सभी भागों में लागू होता है। यह अधिनियम भारत के बाहर स्थित सभी शाखाओं, कार्यालयों, एजेंसियों पर भी लागू होता है और जो किसी ऐसी कंपनी को स्वामित्व में अधिनियम के लिए भारत का निवासी है, ठीक। आगे देखिए, औद्योगिक नीति अधिनियम 1919, भारत सरकार यानी कि सरकार विभिन्न उपायों और नीतियों के माध्यम से व्यापार के प्रतिबंधों को नियंत्रित करती है, जिसमें औद्योगिक नीति अधिनियम 1919 भी शामिल है। 1991 का औद्योगिक अधिनियम नीति अधिनियम भारतीय सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र को उदारीक बनाना और विनियमन कम करने के लिए शुरू किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण नीति सुधार है था, ठीक है। इसका उद्देश्य स्पर्धा, चीज कुछ खास बात नहीं। आगे देखिए, विदेशी व्यापार नीति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ये इसका लाइसेंस प्रतिवर्ष नवीकृत किया जाता है। एफटीपी को हर साल 31 मार्च को अद्यतन किया जाता है और संशोधन, सुधार और नई योजनाओं हर साल 1 अप्रैल से प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है। ये इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल होता है ना। आगे देखिए, प्यादा किस खेल संबंधित है? क्रिकेट से नहीं, टेनिस से नहीं, बैडमिंटन से नहीं, शतरंज से, ठीक। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी फेडरेशन इंटरनेशनल
FTX है ना, FID, ठीक। गठन देखिए, और गठन कब हुआ था? 20 जुलाई 1924 में, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? लॉजेन, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। सदस्य कितने? 200 राष्ट्रीय संघ, ठीक है। अध्यक्ष कौन थे? अरकाडी, अरकाडी है ना, ऐसे याद कर लो, अरकाडी डवोरकोविच, ठीक है। आदर्श वाक्य, हम एक परिवार, हम एक परिवार, ठीक है। आगे देखिए, क्रिकेट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट आईसीसी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिसंघ आईसीसी क्रिकेट के एक वैश्विक शासकीय निकाय का मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। क्रिकेट में पारी, विकेट, गेंदबाजी, बल्लेबाजी, ओवर जैसे शब्द सामान्य रूप से उपयोग किए जाते हैं। इस खेल में 11-11 खिलाड़ी की 2 टीमें शामिल होती हैं जो बल्लेबाजी क्षेत्र रक्षण करती है, ठीक है। प्रमुख क्रिकेट प्रारूप टेस्ट मैच, एक दिवसीय, अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई कहते हैं जैसे, और क्या होते हैं? T20 होता है। खेल शामिल होते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी T20 विश्व कप है, ठीक है। आगे देखिए, टेनिस अंतर्राष्ट्रीय महासंघ ITF जो दुनिया भर के टेनिस खेल को विनियमित करता है का मुख्यालय लंदन और यूनाइटेड किंगडम में है, ठीक है। सामान्य टेनिस शब्दों में सेवा, दोष, एस, ब्रेक पॉइंट है ना, और लव, शून्य का अर्थ शामिल है, ठीक है। टेनिस एकल, एक एक या युगल 2-2 प्रारूपों में खेला जाता है। यह खेल विभिन्न सतहों जैसे घास, मिट्टी और कठोर कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। प्रत्येक खेल की गतिशीलता को प्रभावित करता है, और प्रमुख आयोजन में 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट शामिल हैं: ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, ओपन विंबलडन और यूएसए, है ना। ये क्या है? 4 ग्रैंड स्लैम, कितने? 4, याद रखोगे। देखिए आगे, बैडमिंटन एक विश्व महासंघ है जो बैडमिंटन के निरीक्षण और विकास के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट ये हो जाता है, बैडमिंटन का प्रमुख शब्द शटलकॉक, शटलकॉक बैडमिंटन का है। स्पैमेस किसका? बैडमिंटन का है। ड्रॉप शॉट किसका? बैडमिंटन का है। नेट शॉट किसका? बैडमिंटन का है। रैली शामिल है, ठीक है। यह खेल एकल या युगल दोनों के साथ खेला जाता है। उद्देश्य विधेयक कोर्ट में नेट के ऊपर स्कोर को मारकर अंक अर्जित करता है, ठीक है। बैडमिंटन एक आयताकार कोर्ट पर खेला जाता है जो नेट से विभाजित होता है ना। प्रमुख प्रतियोगिता और ऑल इंडिया ओपन, थॉमस कप और ओपन शामिल है, ठीक है। आगे देखिए भाई, आशा कर रहा हूँ आप सारे बच्चों को समझ में आ रहा होगा। और जो बच्चे इस चैनल पर जुड़ते जा रहे हैं, न्यू जुड़ रहे हैं भाई, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर लें, है ना भाई, ताकि आने वाले हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आप उसका फायदा उठा पाएँ। आगे देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 14 संस्करण की मेजबानी किस राज्य में की गई थी, है ना, सॉरी, राज्य किस राज्य में की गई थी? हरियाणा में। किस में की गई थी? हरियाणा में, ठीक है। याद रखो कहाँ की गई थी? हरियाणा में। देखिए, हरियाणा के चौथे खेल यूथ युगल की मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम T20 2021 में टोक्यो ओलंपिक के बाद आयोजित होने वाला है ना, नहीं हो चुके हैं अब तो। खेल हरियाणा के पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे, ठीक, जो हो भी चुके हैं। इसकी घोषणा खेल मंत्री किरण रिजिजू किसने की थी? किरण रिजिजू ने, और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर थे। अब कौन थे भाई? अब कौन है? नायब सिंह सैनी, ठीक है। कौन है? नायब नायब सिंह सैनी, है ना। आमतौर पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हर साल जनवरी में आयोजित किए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, हरियाणा की लोकसभा सीट कितनी है? 10। राज्यसभा की सीट 5। राष्ट्रीय उद्यान कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है। बाघ बाघ बांध कौन कौन से? कौशल्या बांध यमुना नदी पर है, और टूर बैराज बांध घग्गर नदी पर है, और अनागर बांध हकरा नदी पर, ठीक है। याद रखोगे। आगे देखिए,
निम्न में से किस स्टेशन पर सबसे अधिक वार्षिक वर्षा होती है? किस पर होती है? शिलोंग में। हाँ भाई, किस पर होती है? शिलोंग में। आगे देखिए, भारत और दुनिया में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के माउंट शिनराव गांव में दर्ज की जाती है। ठीक है, इसे बादलों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मानसिंह मेघालय के राज्य के पूर्वी खासी पहाड़ियों में स्थित एक गांव है जो शिलांग 65 किलोमीटर दूर है। औसत वार्षिक वर्षा 467 इंच यानी कि 11,861 मिलीमीटर है। बारिश का मुख्य हिस्सा मानसून के मौसम में होता है। मूल रूप से ऊंचाई के कारण मानसिनराव में वास्तविक में गर्म होना दुर्लभ है। ठीक है, 14,234 मिलीमीटर वर्ष 2010 में दर्ज की गई थी। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार मानसिनराव में 1985 में 26,000 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। ठीक है, 1,000 इंच तक क्या हुई थी, उसमें वर्षा हुई थी। ठीक है, आगे देखिए, IBM महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? किसने की थी? भारत ने। ठीक, किसने की थी? भारत ने। ठीक, आगे देखिए, भारत संविधान के नियुक्त में से कौन सा अनुच्छेद काम करने के लिए अधिकार, शिक्षा और अधिकार कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता से संबंधित है? ठीक है, किस संबंधित है? आर्टिकल 41। ठीक है, भारत संविधान का अनुच्छेद 41 यह अनिवार्य करता है कि राज्य अपने आर्थिक क्षमता और सहायता करने के लिए शिक्षा, बेरोजगारी और वृद्धावस्था, बीमारी और विकलांगता जैसे मामलों में सार्वजनिक सहायता सुनिश्चित करता है ना। और यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशित तत्वों के अंतर्गत आता है। यह राज्य नागरिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर जोर देता है, हालांकि कानूनी रूप से लागू नहीं है। यह राज्य आम राजनीतिक आम मार्गदर्शक रूपरेखा तैयार करता है। ठीक, आगे देखिए, अनुच्छेद 44 राज्यों को पूरे भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देश तत्वों का हिस्सा है। इसका उद्देश्य धर्म की परवाह किए बिना सामान्य व्यक्तिगत कानून स्थापित करना है। लक्ष्य राष्ट्रपति एकीकृत और कानून के तहत समान व्यवहार है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 43 अनुच्छेद राज्यों की सभी श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी की उचित काम करने की स्थिति, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर सुनिश्चित करने का प्रयास करने का आह्वान करता है। राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को शामिल है। यह लेख श्रमिकों के लिए कल्याण और जीवन की गुणवत्ता महत्व को प्रकाश डालता है। यह श्रम नीतियों के लिए एक दिशा निर्देश के रूप में कार्य करता है, हालांकि ये कानून द्वारा लागू नहीं है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये DPSP में शामिल है। ठीक है, आगे देखिए, अनुच्छेद 42 राज्य को उचित और मानवीय काम करने की स्थिति में मातृत्व राहत के लिए प्रावधान के निर्देश देता है। यह अनुच्छेद राज्य के निर्देश तत्वों में शामिल है ना। यह श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और अधिकारों की रक्षा के महत्व की व्याख्या करता है और सिद्धार्थ कानूनी के रूप में लागू होता है, लेकिन एक कल्याणकारी नीति के लिए उपयोग नहीं है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा आग्नेय सेल का उदाहरण है? कौन सा है? रायोलाइट। ठीक, याद रखोगे। आग्नेय सेलों में क्रिस्टल ठोस पदार्थ जैसे जो सीधे मैग्मा के ठंडा होने से बनते हैं। यह एक ऊष्म क्षैपी प्रक्रिया है। यह ऊष्मा खोती है। इसमें द्रव में ठोस अवस्था में एक परिवर्तन शामिल है। अग्नि सेलों को दो चीजों के आधार पर नाम दिया जाता है: संरचना, वे किससे बने हैं, और बनावट, क्रिस्टल कितने बड़े हैं। ठीक, अंतर्निर्मित आग्नेय सेल पृथ्वी की सतह के नीचे क्रिस्टलीय होते हैं और वहां होने वाली धीमी समतल बड़े क्रिस्टल बनने की अनुमति देती हैं। डायोराइट, गेब्रिज और ये क्या, ग्रेनाइट और क्या होता है?
पेगमेटाइट और पेरिडोटाइट। ठीक, आगे देखिए। एक अब्राहनी निर्मित आग्नेय यह सतह पर फूटती हैं, यहाँ जल्दी से जल्दी ठंडा होकर छोटे क्रिस्टल में बनाती हैं। ठीक है, ये इतनी जल्दी ठंडी होते हैं कि वे एक अचानक कांच बनाती हैं। ठीक है, उदाहरण एंटीसाइट, बेला बेसाल्ट, डेसाइड और ऑब्सीडियन, प्यू प्यूमिस, रायोलाइट, स्कोरिया और टफ। ये क्या है, इसका उदाहरण। ठीक है, आगे देखिए, टाइम भी ज़्यादा होता जा रहा है ना। अवसादी सेलें देखिए, अवसादी सेलें तलछट के कक्षे से बनती हैं, ये वे बनते हैं। ठीक है, अपक्ष, ये देखिए, बैक्सिया समूह, बलवा और पत्थर, सिल्ट स्टोन और सेल। ठीक है, यह घुला हुआ पदार्थ विलय को अपेक्षित करता है। और रॉक सल्ट देखिए, खास नहीं, देखिए आगे देखिए। सिद्धि धमाल किस राज्य के एक नेता के रूप में किया जाता है। ठीक है, जो सफल शिकार गतिविधियों का जश्न मनाता है। किस राज्य में किया जाता है? सिद्धि धमाल गुजरात में। किस में किया जाता है? गुजरात में। ठीक है, किस में किया जाता है? गुजरात के अंदर। ठीक है, सिद्धि, जिसे सीधी और हसबी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के प्रमुख आदिवासी समुदायों में किया जाता है। और कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी रहता है ना। आकांक्षी सिद्धांतों को दासों और नाविकों और नौकरों और पूर्वी अफ्रीका के बांटू भाषी भागों के व्यापारियों के वंशज माना जाता है। 1200 से 1900 ईस्वी की अवधि के दौरान उपमहाद्वीप में आए और निवासी बन गए। सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है। ठीक, दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक भाई, देखिए अभी क्वेश्चन बहुत रहे हैं, टाइम ज़्यादा हो जाएगा है ना, और हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, हम आगे करेंगे। अब हम यही छोड़ देते हैं। ठीक है, यहीं पर हम द एंड करते हैं, जितने भी क्वेश्चन होगी द एंड करते हैं। आशा करता हूँ आपसे बच्चे इसे बहुत अच्छी तरीके से याद करेंगे, और आप इस क्वेश्चन को अपने होमवर्क, अपना आंसर बता के जाएंगे। ठीक है, अपने आंसर बताएंगे कौन सा क्वेश्चन, यहीं से स्टार्ट करेंगे हम। इसमें क्या आंसर आएगा? आंसर इन कमेंट बॉक्स है ना, आंसर दीजिए अपना। किसमें? कमेंट बॉक्स में। ठीक, कमेंट बॉक्स में। ठीक है भाई, आपका आंसर का इंतजार रहेगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू और धन्यवाद। जिन बच्चों ने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ठीक।